आज हम पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र का पहला पार्ट, भारतीय संविधान। वैसे तो आपने इससे पहले संविधान के बारे में काफ़ी कुछ इतिहास वाले भाग में भी पढ़ा है ना। तो संविधान क्या है? देखो, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी देश को चलाने के लिए नियम कानून लिखे होते हैं। आपको पता है, जब हमको स्वतंत्रता मिली तो हमको एक संविधान की ज़रूरत थी, है ना। तो देश को चलाने के लिए सारे नियम कानून जिसमें लिखे जाते हैं, एक पुस्तक है बच्चों, संविधान। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो संविधान सभा का गठन, इसके लिए आपको ये भी पता है कि संविधान सभा का गठन किया गया था और प्रारूप समिति का गठन किया गया था ना। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में, दिसंबर में, 1946 में। और नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, इसमें लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? इसमें 1990 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना हुई। देखो, अभी 1990 तक यहाँ पर राजतंत्र ही चलता था नेपाल में। ठीक है। भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए भारत में, उसमें 299 सदस्य थे बच्चों। महिलाएं भी थी इसमें, जैसे सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये महिलाएं भी इसमें काम करती थी। शासन के 3 अंग कौन कौन से हैं जो शासन को चलाते हैं? किसी देश को चलाने के लिए शासन के 3 अंग जो हैं मुख्यतया, पहला है कार्यपालिका, दूसरा है व्यवस्थापिका और तीसरी है न्यायपालिका। इसमें देखो, व्यवस्थापिका जो है बच्चों, ये तो कानून बनाती है। कोई भी कानून जो बनता है विधायिका से व्यवस्थापिका में बनता है, और उस कानून को पालन करवाना कार्यपालिका का काम होता है, उस कानून को लागू करवाना। ठीक है। और अगर कोई उस कानून को तोड़ता है, गलती करता है, तो न्यायपालिका उससे हमारी रक्षा करती है। शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है? तो शक्तियों का जो विभाजन है 3 स्तरों पर किया गया है। देखो, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। इससे पहले आपने देखा होगा कि राजतंत्र में क्या होता है बच्चों, सारी शक्ति मतलब ताकत किसके पास होती है? राजा के पास होती है। लेकिन लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है बच्चों जिसमें शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। देखो, हमारे यहाँ 3 तरह की सरकारें होती हैं। एक केंद्र पर, देश में, जिसके मुखिया हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। एक राज्य में, देहरादून में, जिसके मुखिया हमारे तीरथ रावत जी हैं, मुख्यमंत्री। और एक होती है जिलाधिकारी, जो जिले स्तर पर, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जिलाधिकारी, जिले की सरकार। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में शक्तियों को 3 स्तरों पर बांटा गया है। कुछ ताकत केंद्र के पास है, कुछ राज्यों के पास है और कुछ जिले के पास है। इसी को संघवाद कहते हैं। देखो, संघवाद क्या है? एक से अधिक स्तरों पर जहाँ सरकार होती है, जहाँ पर शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास न होकर के अलग अलग स्तरों पर बटी होती है, वही संघवाद है। उसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो इसलिए भारत एक संघात्मक देश है या लोकतंत्रात्मक देश है। ठीक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये आपने पहले भी पढ़ा था ना। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का जो अधिकार होता है वो कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार वर्णित हैं? भारतीय संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं बच्चों। एक, समानता का अधिकार, अर्थात सब समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, हमको अपने विचार बातें रखने का पूरी स्वतंत्रता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कोई हमारा शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, हर धर्म को मानने वाले को अपने तरीके से अपने धर्म को मानने का भी हमको अधिकार संविधान ने दिया है। और अपनी संस्कृति को बचाने का शैक्षणिक अधिकार भी संविधान ने दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है बच्चों, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर इनमें से किसी भी अधिकार का हनन होता है, आपकी किसी, माना आपको समानता नहीं मिल रही है, स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, कोई आपका शोषण कर रहा है, तो इन सब की रक्षा हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार करता है। आप इसके विरुद्ध न्यायालय में जा करके उस अधिकार को ले सकते हैं। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? देखो, अधिकार तो 6 हैं, लेकिन हमको संविधान ने केवल अधिकार ही नहीं दिए हैं, हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं बच्चों। 11 कर्तव्य हैं, जैसे अपने से बड़ों का आदर करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, देश हित के लिए कार्य करना। ठीक है। तो हमारे बहुत सारे कर्तव्य भी हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात सभी धर्मों को समान मानना ही धर्मनिरपेक्षता है। अर्थात हमारे देश में देखो, हिंदू रहते हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन,
पारसी, कितने धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं, इसलिए भारत को एक अनेकता में एकता लिए हुए देश कहा जाता है। तो यहाँ पर किसी भी धर्म का आधिपत्य नहीं, सभी धर्मों के लिए हमारे जो सरकार बनती है उसमें सभी के लिए स्थान निश्चित किया जाता है, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमको संविधान की ज़रूरत क्यों है? अभी मैंने आपको बताया था कि बिना संविधान के तो देश चल ही नहीं सकता है। जब हम आज़ाद नहीं थे तो हमारे यहाँ पे पूरा अंग्रेज़ों का शासन था और उन्हीं का संविधान चलता था। तो जैसे ही आज़ादी की बात होने लगी तो सबसे पहले हमारे जो बड़े नेता थे उन्होंने कहा बिना हम संविधान के बिना कैसे चलाएंगे। तो उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों का संविधानों का अध्ययन किया और सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके जिस संविधान में उनको जो अच्छाई लगी उसको लेते हुए भारत का संविधान बनाया गया। तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बच्चों, ठीक है। अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता है? कौन हुए निर्वाचित प्रतिनिधि? जिसको आप चुन के भेजते हो, नेता जो सरकार बनाते हैं, जैसे आपके विधायक हैं, सांसद हैं, है ना। अगर अंकुश मतलब इनके ऊपर नियंत्रण नहीं होता, जनता का नियंत्रण है, अगर ये जनता के हित में काम नहीं करेंगे, अपने ही घर के लिए काम करेंगे, तो जनता 5 साल बाद दोबारा इनको वोट नहीं देगी और हरा देगी। तो इसलिए इन पर अंकुश नहीं होता तो नेता क्या करते? अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते और फैसले ज़बरदस्ती जनता पर थोप देते जो इनके मन की होती। लेकिन ऐसा ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंकुश किसका है? जनता का अंकुश है इनके ऊपर। जनता अगर ये जनता के मनमाफिक काम नहीं करेगी तो जनता इनको उखाड़ फेंकेगी 5 साल, ठीक है। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से मिलती हैं। तो भारत के पड़ोसी देश आपने पढ़े थे ना, पूर्व में कौन है? बांग्लादेश है, म्यांमार है, पश्चिम में भूटान, उत्तर में भूटान है, चीन है, नेपाल है। तो इनके साथ किसके साथ हमारी कौन सी सीमा जुड़ती है वो हम इस मानचित्र में देखेंगे। तो सबसे पहले देखो बांग्लादेश है भारत का पड़ोसी देश, है ना बच्चों। तो बांग्लादेश के साथ देखो हमारे हरे रंग का पश्चिम बंगाल है ना, इसकी सीमा जुड़ी है। देखो ऊपर पीले रंग का और थोड़ा यहाँ पर भी असम की सीमा जुड़ी है, मेघालय की और त्रिपुरा की। तो इन 4 राज्यों से घिरा है बांग्लादेश, मतलब इन 4 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। किसकी? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा की। और अगर भूटान की बात करें, देखो भूटान में सिक्किम छोटा सा गुलाबी रंग का राज्य है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, इससे हमारा भूटान घिरा हुआ है। भूटान के चारों ओर हमारे राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और नेपाल में किस किस राज्य की सीमा जुड़ती है? देखो सिक्किम की जुड़ती है, पश्चिम बंगाल की जुड़ती है, बिहार की जुड़ती है, उत्तर प्रदेश की जुड़ती है और उत्तराखंड की। हमारे उत्तराखंड से लगा है ना, जौल जीबी के यहाँ से नेपाल वाला हिस्सा जुड़ा है ना। ऐसे ही पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। देखो इसके साथ किन किन राज्यों की सीमा जुड़ी है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है और जम्मू कश्मीर है। तो इन राज्यों की सीमा हमारे पाकिस्तान से लगी हुई है। तो हमारे पड़ोसी देशों, किन देशों के साथ कौन से राज्यों की सीमा लगी है, ये भी हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। इस प्रकार ये पाठ आपका पूरा हुआ।